हेलो दोस्तों। तो मैं अमित कुमार मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने अब तक जो है वो कोशिका चैप्टर जो हमारा था सेल, उसको हमने देख लिया, हमने डिस्कस किया, कोशिका के सिद्धांत को डिस्कस किया, जो सेल थ्योरी थी उसको डिस्कस किया, सेल डिवीजन को डिस्कस किया, सेल साइकिल को डिस्कस किया और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जीन और डीएनए क्या होता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और किस तरह डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर अनुवांशिक पदार्थों तो अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। आइए अब हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी बैकग्राउंड से आप हों, आर्ट से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको हम जेनेटिक्स ही कहते हैं। जेनेटिक्स ही कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप देखते होंगे कि जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं और बच्चे इसका जो उत्तर है बताते हैं कि जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जीन के अध्ययन को हम जेनेटिक्स नहीं कहते हैं, बल्कि अनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटी मटेरियल इज डीएनए एंड डीएनए इज कैरीज द इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षण जाते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो हम जेनेटिक्स के बारे में लिखेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और फेमस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं, ये चर्च में पादरी थे। उसके बाद इन्होंने बहुत अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट भी किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अनुवांशिकता के सिद्धांत को परिपादित किया। ही गेव्स द लॉज ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको अनुवांशिकता का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थे, एक चर्च में पादरी थे और ये एक दिन अपने जो चर्च का जो गार्डन होता है उस गार्डन में टहल रहे थे। इन्होंने मटर के पौधों को देखा और मटर के पौधों पर ही अपना रिसर्च किया, उस पर इन्होंने पॉलिनेशन किया, उनको क्रॉस कराया और मटर के पौधे पे अध्ययन, जो ऐतिहासिक अध्ययन था, उसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो मेंडल ने अध्ययन किस पे किया, तो मेंडल ने अध्ययन किया पी प्लांट पे, मटर के पौधे, पी प्लांट पे अध्ययन किया, मटर के पौधे पर अध्ययन किया और उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, अर्थात पी प्लांट का उन्होंने क्या लिया, 7 जोड़ी विषम लक्षण, 7 जोड़ी विषम लक्षण, ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। सो ही स्टडीड ऑन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जो है विषम जोड़ी जो लक्षण होते हैं मटर के पौधे का, उस पर उन्होंने ऐतिहासिक परीक्षण किया और उस परीक्षण के आधार पर इन्होंने मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, जिसको हम कहते हैं, उसको प्रतिपादित किया। तो ही स्टडीड ऑन पी प्लांट, बोटेनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइजम सताइवम। मटर प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइजम सताइवम। और 7 जोड़ा जो विपरीत लक्षण थे वो क्या क्या थे, तो देखिए 7 जोड़े जो विभिन्न लक्षण थे वो ये थे। देखिए, अगर
उन्होंने क्या लिए, 7 जोड़े विपरीत लक्षण लिए, 7 जोड़े विपरीत लक्षण। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेट मतलब हो गया लक्षण। अगर उन्होंने जो बीज था, बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड्स लिया, तो उसमें जो एक प्रभावी था वो था राउंड, गोल, और जो दूसरा था वो क्या था, व्रिंकल्ड, अर्थात झुर्रीदार। तो जो जैसे पहला लक्षण मान लीजिए उन्होंने लिया बीज का आकार, तो बीज का आकार पे उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग लिए, हमने बताया 2 विषम लक्षण। तो इन्होंने 2 लक्षण लिए, पहला एक बीज जो गोल हो और एक बीज उसके विपरीत लक्षण वाले व्रिंकल्ड अर्थात झुर्रीदार। उसी तरह उन्होंने बीज का क्या लिया, रंग लिया। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं, येलो, पीला, और ग्रीन, हरा। आगे देखेंगे कैसे डोमिनेंट, कैसे रिसेसिव। उसी तरह उन्होंने तीसरा जो लिया वो क्या लिया, कलर ऑफ पॉड। पॉड मतलब जो मटर का ऊपर का छिलका होता है हरे रंग का, जिसके अंदर मटर पाया जाता है, उसको कहते हैं पॉड। इन्होंने पॉड का कलर लिया। तो पॉड का जो कलर है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ग्रीन और दूसरा उन्होंने लिया येलो। फिर लिया शेप ऑफ पॉड, जो पॉड का शेप है, ये चौथा करेक्टर हो गया शेप ऑफ पॉड। एक हो गया फुल, एक हो गया फ्लैट कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा फ्लैट टाइप का, एक हो गया फुल। पांचवा उन्होंने लिया प्लांट का हाइट, पौधे की ऊंचाई, कितना लंबा है कितना छोटा है। तो एक लिया उन्होंने बड़ा लंबा पौधा, उसके विपरीत क्या लिया, छोटा पौधा। उसके बाद है पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो फूल होते हैं, फूल की क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होता है। तो एक है जो लीप का जंक्शन पे पाया जाता है, और दूसरा करेक्टर लिया एट द टिप ऑफ ब्रांच, जो ब्रांच का सबसे ऊपर में पाया जाए। और सातवां जो जोड़ा करेक्टर था वो क्या था, फ्लावर कलर, जो फूल है, फूल का रंग। तो पहला रंग लिया उन्होंने पर्पल, दूसरा लिया वाइट। पर्पल डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, वाइट के ऊपर, सफेद के ऊपर। तो इस तरह से मेंडल ने क्या किया, 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को स्टडी किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर क्या किया, अपने अनुमानशक्ता का नियम को प्रतिपादित किया। तो देख सकते हैं आप, पहला क्या है, शेप ऑफ सीड, जो बीज है उसकी आकृति। दूसरा कलर ऑफ सीड, जो सीड है, बीज है, उसका रंग। तीसरा कलर ऑफ पॉड, पॉड का रंग। चौथा शेप ऑफ पॉड, पॉड का आकृति। पांचवा प्लांट हाइट, पौधे की लंबाई। छठा पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो फूल हैं उनका स्थिति, पोजीशन कहाँ पर है। और छठा फ्लावर कलर, फूल का रंग। तो इस तरह से उन्होंने 7 विपरीत जोड़ा। तो विपरीत जोड़ा क्यों कह रहे हैं, देख सकते हैं आप, एक राउंड है गोल, तो दूसरा कैसा है, झुर्रीदार। एक है पीला, पीला का उल्टा यहाँ क्या है, ग्रीन है। तो इस तरह से उन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको क्रॉस कराया। तो मेंडल का जो क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब घबराने की बात नहीं है, जो हम लोग परागण बोलते हैं उसी को क्रॉस बोलते हैं। उस समय तो हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, और ऐसा कोई प्लांट ब्रीडिंग पे काम हो नहीं रहा था, क्योंकि ये 1800 ईस्वी की बात है। तो उस समय क्या होते थे, परागण कराते थे। इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे की जीवन अवधि क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इनको साल भर में 4 बार उगाया जा सकता है, और आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ही साल के अंदर में 4 विभिन्न वैरायटी मटर की आपको प्राप्त हो सकते हैं, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने लिया, और इस आधार पर इन्होंने क्रॉस किए मतलब पॉलिनेशन किया होगा उस समय में। इन लोगों को क्या किया होगा, परागण कराया होगा। तो मेंडल के जो क्रॉस पढ़ते हैं हम लोग, वो 2 क्रॉस पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम, एक जोड़ी विषम जो लक्षण है उसको लेते हैं। डाइहाइब्रिड में क्या करते हैं, 2 जोड़ी विषम लक्षणों को हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं मेंडल ने क्रॉस कैसे कराया था। तो पहला हम लोग देखते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर को लेते हैं, एक जोड़ी विषम लक्षणों वाले जो पार्ट हैं उसको लेते हैं। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर, पेयर जोड़े मिलेंगे, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। तो मान लिए जो एक हमने लक्षण के रूप में, कैरेक्टर के रूप में क्या लिया यहाँ पर,
हमने लक्षण के रूप में लिया लंबाई, लेंथ। तो आपको पता है लंबाई लेंथ जो पेयर होता है, जोड़ा लक्षण है, मेंडल ने क्या लिया था, एक लंबा और एक बौना। तो मान लिया जो करेक्टर है, पेयर करेक्टर ले रहे हैं एक जोड़ी में, तो पहला जो है वो क्या है, टॉल है, और हमने टॉल को टी से रिप्रेजेंट किया। और इसका ठीक उल्टा क्या है, ड्वार्फ है, जिसको बौना बोलते हैं, ड्वार्फ, इसको स्मॉल टी से लिखते हैं। जो विपरीत लक्षण होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे येलो कलर होता है पॉड का, ठीक है, येलो कलर को वाई लिखेंगे, ठीक इसका अपोजिट जो होगा उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। उसी तरह से जो टॉल है उसको क्या लिखेंगे, टी, और जो ड्वार्फ है अपोजिट कैरेक्टर उसको लिखेंगे टी। अब इन्होंने क्रॉस कराया, तो पहला टी है, यहाँ हमने लिख दिया टी, यहाँ हमने अपोजिट कैरेक्टर को लिख दिया टी। अब हमने दोनों को क्या किया, दोनों गैमेट को हमने क्रॉस कराया। क्यों, अगर टॉल आप मेल प्लांट ले रहे हैं तो ड्वार्फ कैसा प्लांट लेना पड़ेगा, फीमेल प्लांट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नर युग्मक मादा युग्मक प्लांट में भी क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होता है। हमारे में भी क्या होता है, नर युग्मक जो है आपका स्पर्म और ओवम जो फीमेल गैमेट है, दोनों के बीच में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ भी अगर आप टॉल ले रहे हैं मेल प्लांट, तो ड्वार्फ भी कैसा लेना पड़ेगा, फीमेल प्लांट लेना पड़ेगा। तो दोनों को जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर जो हमें प्लांट प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, टी प्राप्त हुआ। इसको मेंडल ने नाम दिया F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट देखने को मिले, हमें F1 जनरेशन में प्लांट देखने को मिले टी, क्योंकि टी रिप्रेजेंट करता है किसको, लंबाई को, टॉल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को। तो जो क्रॉस कराने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त होना चाहिए था, दोनों का मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर पौधे देखने में कैसे होते हैं, ऑल टॉल, सभी लंबे, सभी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो उस समय तो जीन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो मेंडल ने कहा कि कोई तो ऐसा चीज है जो इस फैक्टर के उपस्थिति में भी अपनी जो लक्षण है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये लक्षण क्या हो गया, टी, इस लक्षण को क्या कर दिया, अप्रभावी कर दिया। तो टी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी, और स्मॉल टी को क्या कहेंगे, अप्रभावी। तो इन्होंने कहा कि टी जो ये हो गया, क्या हो गया, सभी लंबे हो गए, जबकि होना मिक्स चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटल टी वाला लक्षण है, स्मॉल टी वाले लक्षण को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, उसकी लक्षण को अप्रभावी कर दिया। तो जो अपना प्रभाव दिखाया फिलियल 1 जनरेशन में, उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं, डोमिनेंट। उन्होंने जीन उस समय नहीं था, डोमिनेंट कहा, फैक्टर। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या हो गया, टी। जो अपना लक्षण दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जो अपना लक्षण नहीं दिखा पाया उसको रेसेसिव। तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो यहाँ पर रेसेसिव क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है। तो मेंडल का कहना था कि जब हम एक जोड़े विषम लक्षणों वाले पौधे को क्रॉस कराते हैं तो फिलियल 1 जनरेशन में क्या हो गया, सभी प्लांट लंबे हो गए, जबकि होना मिक्स चाहिए था। इसका मतलब है कि एक जो है कारक इसके ऊपर प्रभावी हो गया और ये स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो जो प्रभावी हो गया उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया फिलियल 1 जनरेशन में उसको क्या करेंगे, रिसेसिव। अब हम क्या करेंगे, मेंडल इसको F2 जनरेशन ले गए, दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में इन्होंने उसको क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो इन्होंने फिर से क्या किया, इसको और इसको जो प्राप्त हुए F1 में, दोनों को क्रॉस करा दिया। दोनों को क्रॉस कराने का एक चेकर बोर्ड होता है। तो इसमें से गैमेट क्या क्या प्राप्त होंगे हमें, एक तो प्राप्त होगा टी, गैमेट बनाइए। एक तो इस तरह से प्राप्त हुआ, इसका भी सेम गैमेट होगा। तो मेल प्लांट को इधर, फीमेल प्लांट को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो टी ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको आप इसके साथ क्रॉस कराइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको आप इसके साथ क्रॉस कराइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। और इसको इसके साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। अब देखिए F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में हमें इस तरह का रेशियो मिल रहा है, एक तो इस तरह का मिल रहा है,
दूसरा मिल रहा है इस तरह का, तीसरा मिल रहा है इस तरह का। तो इसका अनुपात देखिए, देखने में कैसे होंगे पौधे, तो एक तो कैपिटल टी कितने हैं, एक हैं तो 1 लिखेंगे, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं तो इसको लिखेंगे 2, अनुपात, और केवल स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो हमें F2 जनरेशन में कैसा अनुपात देखने को मिलता है, 1:2:1। ठीक है, इसको हम कहेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, कोई भी लक्षण जो जीन की वजह से हो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिए ये तो प्योर टॉल है, अगर कहें तो क्या हो, ये प्योर टॉल है। ये कैसा टॉल है, क्योंकि ये कैपिटल टी इसके ऊपर डोमिनेंट है इसलिए ये लंबा दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो गया हाइब्रिड टॉल। और ये कैसा है, प्योर ड्वार्फ। और अगर आप इसको फिनोटाइपिकली देखेंगे, फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से देखने में कैसा लगता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 2 और 1 3, क्या होंगे, लंबा, 3 टॉल, अनुपात 1 क्या होगा, ड्वार्फ, 1 ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आएगा, 3:1 आएगा, 3 लंबा 1 ड्वार्फ। और आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो वो कैसा आएगा, 1:2:1। तो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का सिद्धांत, अर्थात F1 जनरेशन में जो अपना प्रभाव दिखाया उसको हम प्रभावी जीन कहेंगे, जो अपना प्रभावी नहीं दिखा पाया उसको हम रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, मेंडल का दूसरा नियम, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट, अर्थात जो गैमिट होते हैं, युग्मनज होते हैं, उनके पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, आप यहां देखिए, यहां पर F1 जनरेशन में सभी लंबे थे, ठीक है, लेकिन गैमिट बनते समय ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, गैमिट बनते समय क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये बहुत देर तक तो रहेंगे एक साथ, लेकिन मिक्सअप नहीं होंगे, अर्थात टी और टी मिक्स नहीं होंगे, दोनों एक साथ लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन जब गैमिट बनाने का समय आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपना अलग अलग प्रभाव देंगे। तो लॉज ऑफ डोमिनेंस पहला नियम, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा नियम साफ कहता है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेट युग्मनज के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात ये जो यहाँ बने हैं ये लंबे समय तक एक साथ रहेंगे जरूर, लेकिन कंटामिनेट नहीं होंगे, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे, प्योर रहेंगे। और जब गैमेट बनने का समय आएगा तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सेकेंड नंबर 3 जो सेकेंड जनरेशन था F2 जनरेशन में, उसमें एक तो कैपिटल टी प्योर टॉल हुआ, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ, ये ड्वार्फ फिर से क्या हो गया, आ गया। तो नियम थर्ड कहता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। अर्थात जब गैमिट के बाद गैमिट बनाने की पारी आएगी तो ये अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दिखाएंगे। यहां तो नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर F2 जनरेशन में ड्वार्फ फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो इसको फिनोटाइपिक रेशियो बोलेगा आपको कि F2 में कितना होता है, तो 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो कहेगा तो क्या बोलेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, अर्थात 1:2:1। 1 हो गया प्योर टॉल, 2 हो गया हाइब्रिड टॉल, 1 हो गया प्योर ड्वार्फ। तो मेंडल ने इसके आधार पर 3 नियम को प्रतिपादित किए। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, पहला लॉज ऑफ डोमिनेंस, F1 जनरेशन में जो अपना प्रभाव दिखा पाया उसको हम कहेंगे डोमिनेंट, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया उसको रिसेसिव कहेंगे। दूसरा बोलता है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट, अर्थात प्योरिटी ऑफ गैमिट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। तो इसमें कहता है कि ये दोनों तो एक लंबे समय तक साथ रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं, मिक्सअप नहीं होगा। उसके बाद जब गैमिट बनाने का समय आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, अर्थात जो भी अपना जो अपव्यूहन करते हैं, एजॉर्टमेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं।
अर्थात देखिए पहली जनरेशन में टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन दूसरी जनरेशन में टी फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। अर्थात ये क्या है, अपना प्रभाव दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक जनरेशन में ना दूसरी जनरेशन में अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं देखिए मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के नियम क्या कहता है, कह रहा है मेंडल ने मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों को निष्कर्ष के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गया होगा, देखिए तो